इस छोटी सी दुकान की दीवारों में कैद होकर रह गया है। पापा आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आपने मुझे गांव के स्कूल में 12वीं तक पढ़ाया, मेरे लिए वही बहुत खुशी की बात है। अब मैं घर जाती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, बहुत देर हो गई है। मोहन राधिका की बात सुनकर निशब्द रह जाता है और राधिका की तरफ देखता है। राधिका दुकान से निकलकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं घर आ गई और देखो मैंने ये स्केच बनाया है, देखो ना ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? देख लिया लाडो, देख लिया, पर ये ड्राइंग पेंटिंग से पेट नहीं भरता। पूरा दिन तू पेंसिल घिसती रहती, कभी चूल्हा चौका भी सीख लिया कर, आखिर अगले घर भी जाना है तुझे। मम्मी मुझे इसका बहुत शौक है, जब मैं स्केच बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं अपनी एक अलग ही दुनिया में हूँ। और देखना आप एक दिन मैं बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी। सपने देखना छोड़ और ये रोटियां पकड़, तेरे पापा सुबह से भूखे होंगे दुकान पर, जा उन्हें खाना दे आ। ठीक है माँ। राधिका उदास मन से खाना लेकर मोहन की दुकान पर पहुंचती है तो देखती है कि मोहन अपनी सिलाई मशीन में कपड़ा सिलाई करते हुए परेशान बैठा है। अरे यार ये क्या हो गया, ध्यान भटक गया और इतना महंगा कपड़ा खराब हो गया। वर्मा जी तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। इस सूट की भरपाई करने में तो मेरी महीने भर की कमाई चली जाएगी। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? देख बेटा, ये गला गलत कट गया है, अब इसे जोड़ने का कोई तरीका नहीं है। यह पूरा सूट अब बर्बाद हो गया है, मैं अब उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। पापा फिक्र मत कीजिए, एक रास्ता है। अगर हम इस कटे हुए हिस्से पर पैच वर्क कर दें और उस पर मोतियों की ऐसी डिजाइन बनाएं कि ये लगे ही नहीं यहाँ कोई जोड़ है, तो ये और भी सुंदर लगेगा। रुकिए मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। राधिका फुर्ती से सुई धागा उठाती है और कुछ बेकार पड़ी कतरनों और मोतियों से उस खराबी को एक शानदार नेकलेस डिजाइन बना देती है। तभी मोहन बोलता है, बिटिया तूने तो कमाल कर दिया, ये तो पहले से भी ज्यादा कीमती लग रहा है। तेरी उंगलियों में तो जादू है, जादू। तभी वहाँ कमला आती है। अरे राधिका बेटा, तू खाना तो ले आई और ये पानी की बोतल घर पर ही भूल आई, इसीलिए मुझे भी आना पड़ा। अच्छा हुआ कमला तुम भी आ गई। ये देखो, ये राधिका ने बनाया है, ये तो मुझसे खराब ही हो गई थी। अरे वाह, ये तो राधिका ने कमाल ही कर दिया। मोहन जी हमारी बेटी तो आपसे भी 4 कदम आगे निकलेगी, आप देखना। चलिए अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। पूरा परिवार मिलकर खुशी खुशी खाना खाता है। दिन गुजर जाता है और अब अगले दिन ही श्रीमती वर्मा अपना सूट लेने आती है। मोहन जी क्या मेरा सूट तैयार हो गया है? हाँ जी, ये लीजिए आपका सूट। वाह मोहन जी, डिजाइन तो बहुत ही यूनिक है। मैंने तो ऐसा गला कभी किसी बुटीक में भी नहीं देखा है। ये मोतियों का काम तो बिल्कुल रॉयल लग रहा है। आपने तो मेरी उम्मीद से बढ़कर काम किया है। जी ये सब मेरी बिटिया राधिका की वजह से हुआ है मैडम जी, उसी का दिमाग था ये। पसंद आया आपको? पसंद क्या, मुझे तो प्यार हो गया इस सूट से। ये लीजिए अपनी सिलाई और ये ऊपर से इनाम। और सुनिए, मेरी ननद की शादी है, मैं आपको 5 और नए सूटों के ऑर्डर देकर जा रही हूँ। हाँ जी, शुक्रिया मैडम जी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन राधिका के कॉलेज में एक कंपटीशन होता है जिसमें सबको अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करना था। राधिका ने भी एक पेपर की गुड़िया बनाई जिसको उसने राजस्थानी पोशाक पहनाया था। राधिका प्रदर्शनी में पहुंचती है। जज राधिका के पास आकर रुकते हैं। ये तुमने बनाया है? अखबार के टुकड़ों से इतनी बारीकी कारीगरी, तुम्हारी कलाकारी और स्केचिंग का सेंस गजब का है। जी सर, मैंने कोशिश की है कि हमारी संस्कृति को नया रूप दे सकूं। बेटा तुम्हारे डिजाइन तो सबसे हटके हैं, बहुत खूब। तुम्हें डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहिए, तुम बहुत आगे तक जाओगी बेटा। धन्यवाद सर। सभी राधिका की डिजाइन्स की बहुत तारीफ करते हैं। शाम को राधिका खुशी खुशी घर लौटती है और घर पर उसके पिता मोहन उसका इंतजार कर रहे थे। तभी राधिका बोलती है, पापा आपको पता है आज कॉलेज में जजों ने मेरी बहुत तारीफ की। जजों ने तो मुझे डिजाइनिंग कोर्स की सलाह भी दी है। पापा क्या मैं शहर जाके डिजाइनिंग का कोर्स कर सकती हूँ? मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुझे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ा सकूं। पापा आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, आपने मुझे 12वीं तक पढ़ाया, वही मेरे लिए बहुत है। अब राधिका अपने पिता के साथ उनके ही दुकान पर काम में हाथ बटाने लगती है। दूसरी तरफ रजवाड़ा परिवार, जहाँ की मालकिन है सुमित्रा देवी। एक दिन सुमित्रा देवी अपनी बहू अंजलि से बोलती हैं, अंजलि बहू, ये तुमने क्या पहना है? आज घर में कुलदेवी की विशेष पूजा है और तुम इस तरह के विलायती कपड़ों में घूम रही हो। कम से कम आज तो हमारी पारंपरिक रजवाड़ी वेशभूषा पहन लेती। हो कम ऑन मम्मी जी, कैसी बातें करती हैं आप? मैं इन भारी भरकम साड़ियों में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। और वैसे भी आजकल ये सब पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। परंपरा पुराने जमाने की बातें नहीं होती बहू, वो हमारी पहचान होती है।
अगर ऐसे ही रहा तो हमारी अगली जनरेशन के बाद कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन रजवाड़ा है और कौन साधारण। सुमित्रा, जाने दो, आजकल के बच्चों की अपनी पसंद है। चलो, पूजा का समय हो रहा है। विक्रम सिंह जी की बात सुनकर सभी लोग अब पूजा के लिए बैठते हैं और पूजा के बाद फिर महल के बाहर गरीबों को भोजन और दान वितरित किया जाता है। कुछ समय बाद सुमित्रा देवी का मैनेजर खन्ना सुमित्रा देवी के पास आता है। हुकुम, वो हमने जो शहर में आर्ट एंड क्राफ्ट का इवेंट होस्ट किया था उसकी रिपोर्ट आई है। उसमें एक 14 साल की बच्ची अदिति ने गजब की क्राफ्टिंग की है। उसने अजंता एलोरा की गुफाओं जैसी जीवंत पेंटिंग्स बनाई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है खन्ना जी। ऐसे ही दबे हुए हुनर को हमें मंच देना चाहिए। उस बच्ची को हमारे तरफ से स्कॉलरशिप भिजवा दीजिए आप। जी हुकुम। दूसरी तरफ राधिका ने भी हार नहीं मानी। वो दिन रात कुछ न कुछ कलाकारी करती ही रहती थी। एक रात राधिका दिए की रोशनी में एक पुराने कुर्ते पर मोतियों का काम कर रही होती है। तभी कमला वहां आती है। लाडो सो जा, अब पूरा दिन दुकान पर पिताजी की मदद करती है और घर का काम भी करती है और अब रात को फिर इसमें लग गई। शरीर को थोड़ा आराम भी दे दिया कर बेटा। बस थोड़ा सा बाकी है मम्मी, मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ। अगर ये सफल रहा तो शायद हमारे काम को नई पहचान मिले। आप सो जाइए, मैं बस इसे पूरा करके आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी सो जाना, ज्यादा देर तक मत जगना बेटा। कमला सोने चली जाती है और राधिका अपना काम जारी रखती है। अगले दिन सुबह राधिका की सहेली रीना उससे मिलने आती है। रीना की हाल ही में राजस्थान में शादी हुई है और वो एक बहुत ही सुंदर रजवाड़ी ड्रेस पहनकर आती है। अरे रीना, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। शादी के बाद तुम कितनी जच रही हो इस रजवाड़ी ड्रेस में। देख राधिका, मैं वहाँ से ये रजवाड़ी ड्रेस खरीद कर लाई हूँ। सुंदर तो बहुत है, पर यार ये इतना भारी है कि मुझसे पहनी ही नहीं जा रही। कितनी सुंदर कारीगिरी है रीना, ये हाथ का काम है ना। हाँ, पर ये ड्रेस काफी अनकंफर्टेबल है। काश कोई ऐसा होता जो इसे आज के हिसाब से हल्का और पहनने लायक बना देता। खैर ये छोड़, मैं तेरे लिए ये रजवाड़ी चूड़ियां लाई हूँ। रीना की बात सुनकर अब राधिका के दिमाग में एक आइडिया आता है। दोनों सहेलियां आपस में बातें करती हैं और कुछ देर बाद रीना चली जाती है। रीना के जाने के बाद राधिका एक रजवाड़ी ड्रेस का स्केच बनाती है। रात के समय राधिका के पिता घर आते हैं तो राधिका अपने पिता से बोलती है, पापा, मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसी रजवाड़ी ड्रेस बनाऊंगी जो दिखने में तो बिल्कुल शाही होगी पर पहनने में बहुत हल्की। मैं इसमें जरी के साथ रेशम के धागों का इस्तेमाल करूंगी। बेटा, रजवाड़ी पोशाकें बहुत महंगी आती हैं। उनके लिए कपड़ा और सामान बहुत महंगा लगेगा और यहाँ गांव में उसे खरीदेगा कौन। पापा, मैं ये बेचने के लिए नहीं, अपने हुनर को निखारने के लिए बना रही हूँ। मैं साबित करना चाहती हूँ कि हमारी परंपराएं बोझ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। राधिका अब रजवाड़ी ड्रेस बनाने में लग जाती है। दूसरी तरफ रजवाड़ा पैलेस में युवराज उदय सिंह अपनी MBA की डिग्री पूरी करके जॉब ऑफर लेटर लेकर घर आता है। मम्मी, पापा देखिए, मेरी MBA कंप्लीट हो गई है और ये इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से मेरा ऑफर लेटर भी आ गया है। साहबजादे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, पर बेटा तुझे कहीं और नौकरी करने की क्या जरूरत है। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, तुझे तो वही संभालना है। पापा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मार्केट में मेरी वैल्यू क्या है। मैं अपना खुद का बिजनेस मॉडल रन करूंगा और हमारे रजवाड़ी हैंडलूम को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ उदय, तूने मेरा वादा पूरा किया। अब मेरी बारी है। अब मैं तेरे लिए एक ऐसी बहू तलाशूंगी जो संस्कारी हो और जिसमें कोई अनोखा टैलेंट हो। सुमित्रा देवी पंडित जी को बुलाती है और उदय सिंह की शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन सुमित्रा देवी का मैनेजर खन्ना सुमित देवी के पास आता है। हुकुम, पास के गांव के सरकारी स्कूल से हमें कुछ बहुत ही टैलेंटेड बच्चों की रिपोर्ट मिली है। वो बहुत होनहार है और गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा खन्ना जी, आप एक काम कीजिए, उसी गांव में आप एक टैलेंट शो का आयोजन करवाइए। टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें हुनर होगा। उसके आगे की पढ़ाई का खर्चा रजवाड़ा ट्रस्ट उठाएगी। जरा हम भी तो देखें कि इन बच्चों में कितना हुनर है। धीरे धीरे पूरे गांव में अब ये खबर फैलने लगती है। रीना भागे भागे राधिका के घर पहुंचती है। राधिका, राधिका, तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। शहर के रजवाड़ा खानदान वाले हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं। वहाँ सबको अपना हुनर दिखाना है। जिसका हुनर सबसे अच्छा होगा उसे वो लोग फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, समझी? क्या सच में इतने बड़े रजवाड़ा खानदान से लोग आएंगे? हाँ, तेरे पास 10 दिन का समय है। तू जो वो रजवाड़ी ड्रेस बना रही थी ना, उसे पूरा कर ले। ये तेरे लिए सबसे बड़ा मौका है राधिका। चल, अब मैं चलती हूँ। रीना वहाँ से चली जाती है। अब राधिका सोच में पड़ जाती है। 10 दिन,
वो ड्रेस बनाने में तो बहुत समय लगेगा। मुझे दिन रात एक करना होगा। पापा की दुकान का काम भी है और घर का भी, पर मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। अब राधिका दिन रात मेहनत करने लगती है अपनी ड्रेस को बनाने में। दिन रात एक एक कर राधिका कमरे की मध्यम रोशनी में काम कर रही होती है। राधिका जमीन पर बैठी है, उसके चारों ओर रंग बिरंगे रेशमी धागे, जरी के गोटे और मोतियां बिखरी हुई हैं। सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अगर मैंने इस लहंगे में वो रजवाड़ी नक्काशी नहीं उतारी तो मेरी मेहनत पूरी अधूरी रह जाएगी। पापा ने कहा था कि इसमें बहुत वक्त लगेगा, पर मुझे ये समय रहते ही पूरा करना होगा। तभी कमला राधिका के लिए ग्लास में दूध लेकर कमरे में आती है। लाडो बस कर बेटा, ले ये दूध पी ले। 3 रातों से तू ठीक से सोई नहीं है। ये हुनर का मेला तो आता जाता रहेगा बेटा, पर तेरी तबीयत बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे। देख तेरी आंखें सूज गई हैं। माँ, ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये मेरे और पापा के सपनों की उड़ान है। अगर आज मैं थक गई तो पूरी उम्र इस सिलाई मशीन की आवाज में घुट कर रह जाएगी। माँ, आप चिंता मत करो, बस ये जरी का काम पूरा होने वाला है। ठीक है, तू बिल्कुल अपने पापा पर गई है। एक बार जो ठान लिया तो फिर पीछे नहीं मुड़ती। ये दूध पी ले और थोड़ी देर सो जा। सुबह फिर दुकान पर भी हाथ बटाना है तुझे। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह राधिका और मोहन दुकान के लिए निकल जाते हैं। राधिका दुकान के काम के साथ साथ अपनी ड्रेस बनाने में लगी हुई थी। तभी मोहन बोलता है, बेटा ये वर्मा जी की साड़ियां अभी तक फॉल पीको नहीं हुई है, ग्राहक आने वाला होगा, तो ये क्या नया काम लेकर बैठ गई है बेटा। पापा बस 2 मिनट, मैंने सिलाई मशीन पर सारा काम निपटा दिया है। ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये उस इवेंट के लिए है। पापा, मैंने सोचा है कि सिर्फ दुल्हन का जोड़ा क्यों, मैं दूल्हे के लिए भी एक मैचिंग रजवाड़ी शेरवानी डिजाइन करूंगी। क्या दुल्हन के साथ दूल्हे की भी? अरे पागल हो गई है क्या? सिर्फ 3 दिन बचे हैं और तूने अभी शेरवानी शुरू भी नहीं की। बेटा इतनी बड़ी उम्मीद मत पाल, अगर हार गई तो बहुत दुख होगा तुझे। हार और जीत तो भगवान के हाथ में है पापा, पर मेहनत करना तो मेरे हाथ में है ना। आप बस मुझे थोड़ा सा वो सफेद रेशमी कपड़ा दे दीजिए जो कोने में बचा पड़ा है, बाकी मैं कर लूंगी। राधिका अब दिन रात एक करके अपने काम में लग जाती है। इवेंट का दिन भी नजदीक आ जाता है। राजमाता सुमित्रा देवी और मैनेजर खन्ना इवेंट की तैयारियों का जायजा ले रहे होते हैं। उदय भी वहां बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। खन्ना जी, सारी तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए। याद रहे, हमें सिर्फ टैलेंट नहीं ढूंढना, हमें वो रूह ढूंढनी है जो हमारी मिट्टी से जुड़ी हो। आजकल के बच्चे तो अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। जी हुकुम, गांव-गांव में पैम्फलेट पहुंच गए हैं। सुना है बहुत से होनहार बच्चे भाग ले रहे हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो कोई हाथ की कढ़ाई कर रहा है। मम्मी, आप तो ऐसे एक्साइटेड हैं जैसे खुद कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो। वैसे मुझे ताज्जुब होता है कि इस दौर में भी आप हाथ की कारीगरी को इतना बढ़ावा देती हैं। बेटा उदय, मशीनें चीजें बना सकती हैं पर उनमें एहसास नहीं डाल सकती। एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहनने वाले को जो सुकून देता है वो शोरूम की महंगी ब्रांडेड शर्ट्स नहीं दे सकती। और मुझे यकीन है इस इवेंट में मुझे मेरी पसंद का हुनर जरूर मिलेगा। इवेंट का दिन आता है। गांव के बहुत से बेहतरीन कलाकार वहां आए होते हैं। राधिका भी एक कोने में अपना छोटा सा स्टॉल लगाए बैठी है। उसके सामने 2 पुतले खड़े हैं। एक पर बेहद खूबसूरत हल्का पर शाही लाल लहंगा है और दूसरे पर सफेद और सुनहरी शेरवानी। हे भगवान, यहाँ तो एक से बढ़कर एक कलाकार आए हैं। किसी ने चिकन